अगली बार जब कोई अपनी दवा लेने केमिस्ट के पास जाए तो 1 सेकंड के लिए रुकना बनता है। वो जो छोटी सी गोली हाथ में आती है, वो हम तक पहुंचने से पहले एक बहुत ही लंबा, एक तरह से कहें तो अविश्वसनीय वैश्विक सफर तय करती है। चलिए आज इसी सीक्रेट जर्नी से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही ज्यादा घुमावदार है। हो सकता है कि दवा की मैन्युफैक्चरिंग एक देश में हुई हो, उसकी पैकिंग किसी दूसरे में, और फिर वो तीसरे देश से होते हुए हमारे हाथ में पहुंची हो। ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल पहेली की तरह है, सच में। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। सोचिए, इतनी लंबी और कॉम्प्लेक्स चेन में हर कदम पर यह खतरा बना रहता है कि कहीं कोई नकली या खराब क्वालिटी की दवा सिस्टम में ना घुस जाए। और यह सिर्फ कोई बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है, ये सीधे सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा एक बहुत बड़ा संकट है। तो इस ग्लोबल पहेली को सुलझाया कैसे जाए? इसका जवाब है टेक्नोलॉजी। दुनिया भर की सरकारें इस पूरी सप्लाई चेन को फूल प्रूफ बनाने के लिए बड़े बड़े डिजिटल सिस्टम्स पर काम कर रही हैं। आइए जरा देखते हैं कि वो ये सब कर कैसे रही हैं। इसके लिए दुनिया के 2 सबसे बड़े दवा बाजारों को देखते हैं, अमेरिका और भारत। दोनों ही इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन दोनों के तरीके थोड़े अलग हैं। अमेरिका का फोकस है हर एक दवा की बॉटल को डिजिटली ट्रैक करने पर, मतलब बिल्कुल शुरू से आखिर तक। वहीं भारत दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी सुधारने और हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने पर ज्यादा जोर दे रहा है। रास्ते अलग हैं, पर मंजिल एक ही है, एक सेफ और मॉडर्न सिस्टम बनाना। तो अमेरिका का यह सिस्टम असल में काम कैसे करेगा? इसको ऐसे समझिए, जैसे हम अपना कोई ऑनलाइन ऑर्डर ट्रैक करते हैं ना, कि वो कहां से चला कहां पहुंचा। बिल्कुल वैसा ही कुछ हर दवा की बोतल के साथ करने का प्लान है। ये एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट बना देता है, जिससे हर पॉइंट पर स्कैन और वेरीफाई किया जा सकता है। इससे सिस्टम में नकली दवाओं का आना लगभग नामुमकिन हो जाए। और भारत की स्ट्रैटेजी क्या है? ये 2 तरफा है। एक तरफ है रिवाइज्ड शेड्यूल एम, जो ये पक्का कर रहा है कि भारत में बनने वाली दवाएं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करें। और दूसरी तरफ है डिजिटल हेल्थ बिल, जो हर नागरिक के लिए एक ABID यानी एक डिजिटल हेल्थ अकाउंट बनाकर पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को ही डिजिटल करने की एक बड़ी कोशिश है। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़े आइडियाज के साथ होता है, उन्हें जमीन पर उतारना एक अलग ही कहानी होती है। दोनों ही देशों को इन जबरदस्त प्लान्स को लागू करने में कह सकते हैं कि काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, और इसीलिए इसमें देरी हो रही है। ये तस्वीर मुझे लगता है पूरी कहानी कह देती है। देखिए, कागज पर प्लान बनाना एक बात है, लेकिन देश भर में फैली हजारों कंपनियों को, जिनमें से कई बहुत छोटी हैं, उन्हें एक साथ एक नए डिजिटल सिस्टम पर लाना, ये वाकई में एक पहाड़ जैसी चुनौती है। तो अमेरिका में देरी हुई क्यों? FDA का ये बयान इसका सीधा सीधा जवाब देता है। बात दरअसल छोटी इंडिपेंडेंट फार्मेसीज की है। उनके पास बड़ी चेन्स की तरह ना तो टेक्नोलॉजी है, ना ही उतने रिसोर्सेज। इस नए सिस्टम को अपनाने के लिए उन्हें टाइम भी चाहिए और पैसा भी, और यही उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन गया है। अब जरा भारत की हालत पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़े सच में आंखें खोलने वाले हैं। इस चार्ट को देखिए, भारत में करीब 8,500 छोटी और मझोली दवा कंपनियां हैं। इनमें से लगभग 6,500 कंपनियों को नए कड़े क्वालिटी नियमों को पूरा करने के लिए अपनी फैक्ट्रीज को अपग्रेड करना है। लेकिन अब जरा तीसरी बार पर नजर डालिए, सिर्फ 1400 कंपनियों ने ही ऐसा करने का प्लान सरकार को दिया है। ये दिखाता है कि लक्ष्य और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा फासला है, और यही देरी की एक सबसे बड़ी वजह है। इन मुश्किलों को देखते हुए दोनों देशों के रेगुलेटर्स ने यह महसूस किया कि एक साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला यहां काम नहीं करेगा, मतलब एक ही डेडलाइन सबके लिए सही नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक ज्यादा प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप तरीका अपनाया है। अमेरिका में देखिए, ओरिजिनल डेडलाइन थी नवंबर 2023। जब यह साफ हो गया कि इंडस्ट्री तैयार नहीं है, तो FDA ने 1 साल का स्टेबलाइजेशन पीरियड दे दिया। अब उन्होंने इसे और भी आगे बढ़ा दिया है और अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग डेडलाइन तय की हैं, जो 2026 तक जा रही हैं। ये टेबल अमेरिका की नई टाइमलाइन को साफ साफ दिखाती है। सबसे जरूरी बात जो यहां देखने वाली है, वो ये है कि छोटे दवा विक्रेताओं को, जिनके पास 25 या उससे कम कर्मचारी हैं, उन्हें नियमों का पालन करने के लिए सबसे ज्यादा वक्त दिया गया है, नवंबर 2026 तक। ये एक तरह से इस बात को मानना है कि उनकी मुश्किलें वाकई में बड़ी हैं। और भारत में भी कमोबेश यही कहानी है। सरकार छोटी दवा कंपनियों को नए क्वालिटी नॉर्म्स का पालन करने के लिए डेडलाइन को 1 और साल बढ़ाकर 2027 तक करने पर विचार कर रही है।
इससे पता चलता है कि स्पीड और प्रैक्टिकलिटी के बीच बैलेंस बनाना एक ग्लोबल चैलेंज है। लेकिन ये जो सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने का दबाव है, ये किसी छोटी फार्मेसी के लिए अकेली चुनौती नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़े चक्रव्यूह का सिर्फ एक हिस्सा है। एक पल के लिए अपने मोहल्ले के केमिस्ट के बारे में सोचिए। उसकी चिंता सिर्फ ये नया डिजिटल ट्रैकिंग नियम नहीं है, ये तो बस एक और बोझ है जो पहले से मौजूद कई सारे दबावों के ऊपर आ गया है। आइए देखते हैं कि वो और किन मुश्किलों से जूझ रहे हैं। ये नंबर देखिए, 15 से ज्यादा। ये भारत में एक फार्मेसी चलाने के लिए जरूरी लाइसेंसों की औसत संख्या है। ये जो हम लाल फीताशाही या रेड टेप की बात करते हैं, ये आंकड़ा उसे बहुत ही ठोस और चौंकाने वाला बना देता है। और ये सिर्फ ड्रग लाइसेंस या जीएसटी रजिस्ट्रेशन जैसे ऑब्वियस लाइसेंस नहीं है। उन्हें अपनी दुकान के साइन बोर्ड के लिए, बायोमेडिकल वेस्ट के निपटान के लिए, यहाँ तक कि फायर सेफ्टी के लिए भी लाइसेंस चाहिए। और हर लाइसेंस की अपनी अलग कागजी कार्रवाई और प्रक्रियाएं होती हैं। एक छोटे बिजनेस के मालिक के लिए ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। अब चलते हैं अमेरिका की तरफ, जहां एक अलग ही तरह का दबाव है। इसे समझने के लिए हमें पीबीएम्स को समझना होगा। ये पावरफुल कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से दवा की कीमतों और फार्मेसी को मिलने वाले पैसों पर मोल भाव करती हैं। ये एक तरह से फार्मेसी और इंश्योरेंस कंपनी के बीच के बिचौलिए हैं। ये कोटेशन बताता है कि पीबीएम्स इंडिपेंडेंट फार्मेसीज के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गए हैं। वे बहुत सख्त ऑडिट करते हैं और एक छोटी सी भी कागजी गलती के लिए भारी भरकम जुर्माना लगा सकते हैं। और सबसे डरावनी बात, वे फार्मेसी को अपने नेटवर्क से ही बाहर निकाल सकते हैं, जिसका मतलब है कि फार्मेसी अपने ज्यादातर कस्टमर्स को खो देगी। ये किसी भी छोटे बिजनेस के लिए एक तरह से मौत की सजा जैसा है। तो इन सभी दबावों और बदलावों का भविष्य के लिए क्या मतलब है? हम कल की फार्मेसी की तरफ आखिर जा कहाँ रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है, एक पूरी तरह से सुरक्षित, पूरी तरह से डिजिटल दवा सप्लाई चेन बनाने का लक्ष्य बहुत अच्छा है, लेकिन उसे हकीकत में बदलना बेहद मुश्किल, धीमा और खर्चीला काम है, खासकर उन छोटे बिजनेसेस के लिए जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। और यहीं पर वो बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए रेगुलेटर्स और इंडस्ट्री दोनों संघर्ष कर रहे हैं। हम अपनी दवाओं को सुरक्षित कैसे बनाएं, बिना उन लोकल फार्मेसीज को खत्म किए जिन पर बहुत से लोग आज भी निर्भर हैं? ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और ये हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ देता है। टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी की इस दौड़ में कहीं हम उन छोटी सामुदायिक दुकानों को पीछे छोड़ने का जोखिम तो नहीं उठा रहे हैं, जो दशकों से हमारी सेवा कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा।